चलो यहाँ देखो, ये लास्ट एविडेंस है। देखिए, इसे कहते हैं बायो केमिकल एविडेंसेस कहते हैं। ये एविडेंस क्या है? मेकिंग द phylogenetic tree based on the similarity or differences of information molecules like protein and DNA. देखो, ये लास्ट एविडेंस है। देखो, इसको बायोकेमिकल एविडेंस कहते हैं कि आप एक फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स एंड डीएनए। आप प्रोटीन्स और डीएनए को कंपेयर करके एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं कि आप किसी एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ कितनी सिमिलैरिटी है, वो कितने समय तक बहुत उनके एंसेस्टर साथ रहे होंगे, तो एक एनिमल दूसरे से कितना ज्यादा नजदीक है अपने फाइलोजेनी में, दैट कैन बी इन्फॉर्म्ड। और वो इंफॉर्मेशन मिल सकता है हमें जब आप प्रोटीन्स और डीएनए के मॉलिक्यूल को क्या करें, आप कंपेयर करें। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे हम प्रोटीन की बात करें अगर, तो many homologous proteins like cytochrome C, hemoglobin, etc. ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो यूकारियोट्स में बहुत जगह मिलेगा आपको। साइटोक्रोम सी बहुत एंशिएंट प्रोटीन है ये। इवन ये कहा जाता है ईस्ट वगैरह में भी ये मिलता है। जो भी एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कर रहा है, वहां पर साइटोक्रोम सी होता है। इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स उसे कहते हैं जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन कैरी होता है। डीएनए मेक आरएनए, आरएनए मेक प्रोटीन्स, ये तो पता है आपको। तो किसी भी चीज का जो इंफॉर्मेशन कैरी होता है वो डीएनए और प्रोटीन्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे हेरिडिटरी में डीएनए की बात करते हैं, और हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन जो कैरी हो रहा है वो डीएनए से प्रोटीन के फॉर्म में कैरी होता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन होता है। और अगर आपका डीएनए का पार्ट अगर सिमिलर होगा तो बहुत हद तक उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं। जैसे बता रहा हूँ, देखो साइटोक्रोम सी के बारे में। देखिए, साइटोक्रोम सी में ओवरऑल देखा गया है 104 अमीनो एसिड्स हैं। और अगर आप कंपेयर करेंगे चिंपैंजी, देखो जी लगा हुआ है, रेस्पेक्टेड एनिमल है ये, जी, चिंपैंजी है ये, है ना, बहुत नजदीक है आपके। और ह्यूमंस, अगर आप कंपेयर करेंगे तो साइटोक्रोम सी का जो सीक्वेंस होता है, साइटोक्रोम सी आइडेंटिकल है, बिल्कुल सिमिलर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। देखो, तो चिंपैंजी और ह्यूमंस का जो कहा जाता है कि जो साइटोक्रोम सी का जो सीक्वेंस है एमिनो एसिड्स का, वो एग्जैक्टली एक जैसा होता है। दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, चिंपैंजी में और ह्यूमन बींग्स में। फिर देखो, अगर आप कंपेयर करेंगे ह्यूमन बींग्स का और रेसस मंकी का, तो इसमें क्या देखा गया कि एक पॉइंट पर, केवल एक जगह पर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज करता है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस एट ओनली वन पॉइंट,
इसमें मतलब ह्यूमन और रेसस मंकी में ले लो, ऐसे क्या इन ह्यूमन एंड रेसस मंकी sequence of amino acid in cytochrome C, sequence of amino acid in cytochrome C changes at only one point. केवल एक पॉइंट पे अमीनो एसिड डिफर करता है, बाकी सब एक जैसा होता है। देखो ह्यूमन चिंपैंजी में कुछ भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल एक जैसा होता है। देखो फिर देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे ह्यूमंस को आदमी और कुत्ता, आदमी और कौन, कुत्ता, आदमी कुत्ता नहीं, आदमी और कुत्ता, तो इसमें लगभग 13 पॉइंट पर 13 अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होता है। 13 पॉइंट पे एट 13 पॉइंट और 13 साइट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस होता, वो 104 ही है उसमें भी, लेकिन 13 मतलब 13 टाइम्स कह सकते हैं आप, एट 13 पॉइंट्स सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस। किसमें बताओ, आदमी और कुत्ते में। और देखिए फिर अगर आप कंपेयर करेंगे ह्यूमन और रेटल स्नेक को, देखिए आदमी और सांप की बात कर रहे हैं, तो लगभग इसमें 20 जगह पर अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज आता है 20 पॉइंट्स पे। तो देखिए आप क्या देख रहे हो, आप देखिए कंसिस्टेंटली, अरे 13 मतलब क्या होता है, 13, 13 मतलब 13th ही होता है, 13th नहीं, 13 पॉइंट पर 13 बार 13 बार जो होता है उसका अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज कर जाता है। जैसे मैं कहूं कि इसमें 104 अमीनो एसिड है, तो रियसस मंकी में केवल एक पॉइंट पे चेंज हुआ। वैसे देखेंगे अगर आप कुत्ते में तो 1 2 3 4 13 पॉइंट पे चेंज कर जाएगा ये। आप रेटल स्नेक में देखेंगे तो 20 जगह चेंज कर जाएगा ये। बट सबका नाम साइटोक्रोम सी ही है, सबका काम भी वही होता है। समझ में आ गया? तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, और ऐसा देखा गया है कि इन स्पाइट ऑफ यू नो द रेट ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, या इवोल्यूशन से इसको अगर लिंक करेंगे आप, ऐसा देखा गया कि साइटोक्रोम सी का एक कांस्टेंट चेंज है इंडिपेंडेंट टू द द टाइम ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं इसको। मतलब कॉन्स्टेंटली एक सीक्वेंस में चेंज आता गया, किसका बताओ, अमीनो एसिड्स का। अगर आप एक एनिमल को दूसरे एनिमल से कंपेयर कर रहे हैं, एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिए इसमें। देखो it is seen that sequence of amino acid in few homologous proteins, sequence of amino acid in few homologous protein is changing constantly, मतलब वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे कि अगर आप एनिमल ए, बी और सी को देख रहे हैं आप, है ना, तो कांस्टेंट जैसे जैसे मतलब आप कह सकते हो कि इवोल्यूशन का रेट अलग हो सकता है, लेकिन ये जो चेंज है वो कांस्टेंटली होता चला जा रहा है। इवन इसको आप कहते हैं, इसको एक टर्म यूज करते हैं, इसको मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस भी कहते हैं इसको, कि जैसे आप जानते हो, देखो यहाँ पे, तो अच्छा बताओ, जैसे ये कहते हैं कि सीक्वेंस जो है अमीनो एसिड्स का वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो ह्यूमन और चिंपैंजी है,
ये इसके जो एंसेस्टर्स थे बहुत बाद में अलग नहीं हुए हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि काफी समय तक ये साथ साथ रहे हैं, मतलब एक पॉइंट से ये डाइवर्ज हुआ और ये सेपरेशन बहुत पहले का नहीं है। वैसे अगर देखेंगे आप ह्यूमंस और rhesus मंकी का जो एक लीनिएज था, ये बहुत पहले सेपरेट हो गया है, तो इसमें डिफरेंस ज्यादा आ गया देखो अमीनो एसिड्स का। तो एक एनिमल दूसरे से कितना ज्यादा नजदीक है, जैसे मैं कह रहा हूं ह्यूमन और चिंपैंजी में सीक्वेंस एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो डाइवर्जन हुआ है वो बहुत पहले नहीं हुआ, रिसेंटली कहा जाता है ये डाइवर्ज हुआ है, ऑलमोस्ट 4 मिलियन ईयर पहले, अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन ईयर पहले ये डाइवर्ज हुए हैं, बहुत पहले का डाइवर्जन नहीं है ये। वैसे देखो कि ह्यूमन और rhesus मंकी में डिफरेंस ज्यादा है, सीक्वेंस का अलग चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो कॉमन एंसेस्टर था वो बहुत पहले डाइवर्ज हो गया। वैसे देखिए आप ह्यूमन और डॉग में हैं तो दोनों वर्टिब्रेट्स ही, तो वर्टिब्रेट्स का लीनिएज अगर देखोगे तो कहने का मतलब ये है कि जो लीनिएजेस वगैरह जो होता है, एक से दो, दो से तीन बनता है, जैसे वो ब्रांचेज जो बनते हैं उसके, तो ये बहुत पहले इनके बीच में डाइवर्जन आ चुका होगा। तो जो एनिमल जितना रिसेंटली एक दूसरे से अलग हुआ होगा उसमें उतनी सिमिलैरिटी क्या होगी बताओ, प्रोटीन की ज्यादा होगी। और यही कहता है देखो, और मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो इवोल्यूशन से ये इंडिपेंडेंट है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका एडेप्टेशन हुआ कि नहीं हुआ, आप कितने स्ट्रांग है नहीं है, नथिंग, वो चेंज कॉन्स्टेंटली होता रहता है उसमें। और उसके बेसिस पे आप एक ट्री डेवलप कर सकते हो कि ये एनिमल उस दूसरे एनिमल से कितना ज्यादा लिंक्ड है या कब वो डाइवर्ट हो गया एक दूसरे से। इसी को कहते हैं बताओ, इसी को एक बायोकेमिकल एविडेंस भी कहा। और देखो बहुत चीजें इसमें, तो एक तो आप प्रोटीन का, अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस का सिमिलैरिटी देखकर एक आप ये बता सकते हैं कि कौन किससे ज्यादा लिंक्ड है, एसोसिएटेड है ना। या फिर देखो हाँ, मोर रिसेंट इन डाइवर्जेंस मोर दे आर रिलेटेड, बिल्कुल सही बात है, मोर रिसेंट इन डाइवर्जेंस, यस मोर दे आर रिलेटेड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा आपने ये कि ह्यूमन और चिंपैंजी अगर बहुत नजदीकी, बहुत कम पहले ये अगर डाइवर्स हुआ है तो इनका साइटोक्रोम सी बिल्कुल एक जैसा है। ह्यूमन और rhesus मंकी में एक का डिफरेंस है, मतलब वो पहले डाइवर्स हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज? हाँ जी, ये समझ में आ गया आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं कि आप कुत्ते से अलग हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम डॉग, not in their morphology, not only in their structure, also in the structure of proteins। समझ में आ गया? चलिए अब यहां देखिए, तो देखो, तो ये जो बायोकेमिकल एविडेंसेस में लेते हैं, देखो इसमें क्या क्या चीजें आती है। एक तो कहते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड इन homologous proteins, जैसे अभी मैंने एग्जांपल देखा, जैसे सार्क है, मछली है, और टूना फिश है, ये भी मछली है। आप बैट और डॉल्फिन को कंपेयर करें तो ऐसा देखा गया कि बैट और डॉल्फिन के साइटोक्रोम सी ज्यादा सिमिलर हैं इन रिस्पेक्ट टू शार्क एंड टूना फिश। शार्क भी है आज, टूना फिश भी आज एग्जिस्ट कर रहा है, बट इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है इसका साइटोक्रोम सी का इन रिस्पेक्ट टू बैट एंड डॉल्फिन। क्या मतलब है चीज के बताओ? अगर ऐसा लिखा हुआ है in comparison to bat and dolphin, shark and tuna fish cytochrome C are more in, they are more differentiated। इसका क्या मतलब बताओ? इसका मतलब ये है कि बैट और डॉल्फिन का जो डाइवर्जेंस हुआ है ये रिसेंटली हुआ है,
और बहुत पहले और सार्क और टूना फिश क्या होता है, डाइवर्ज हो गए होंगे। और इसीलिए आज के समय सार्क और टूना फिश में साइटोक्रोम सी में डिफरेंस क्या बताओ ज्यादा है इन रिस्पेक्ट टू बैट एंड डॉल्फिन। यस, तो बैट एंड डॉल्फिन के एंसेस्टर रिसेंटली डाइवर्ज हुए हैं इन रिस्पेक्ट टू सार्क एंड टूना फिश। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? तो देखो साइटोक्रोम सी मोर सिमिलर कहते हैं और ये मोर डिफरेंट है। तो रेस्पेक्टिवली कहते हैं ये पहले डाइवर्स हो गए। फिर देखिए नंबर 2, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है देखो, वो है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल्स है, मतलब किसी एनिमल्स के एंसेस्ट्री को पता करने के लिए कि कौन कितना ज्यादा नजदीक है। जैसे मान लो, यहाँ देखिए, समझिए पहले मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो ये एक एनिमल है, इसका ये डीएनए है, और आप क्या कर रहे हैं, आप दो अलग अलग एनिमल्स के साथ इसका रिलेशन देखना चाहते हो, कितना कौन किसे कितना नजदीक है। तो आपके लिए एक तरीका क्या देखिए यहाँ पर, वैसे देखो, ये मान लो ये एनिमल ए है, ये एनिमल बी है, और ये एनिमल सी का डीएनए है। समझ में आ रहा है? अब क्या करो, आप इन सभी के डीएनए को डीनेचर्ड कर दीजिए। आप ऐसा डीनेचर्ड कर दिया, देखो यहाँ पर सबको डीनेचर्ड कर दो, और इसको भी डीनेचर्ड कर दो ऐसे। ठीक है, अब क्या करो, आप सबको हाइब्रिडाइज कराओ। इसका अब देखो, अगर मान लो मैंने इसका इसके साथ कराया और इसका इसके साथ कराया, देखिए ऐसे। तो अगर आप ब्लैक को ब्लू के साथ दिखा रहे हैं, देखिए ब्लैक को ब्लू के साथ, और देखो ब्लैक को इसके साथ, बताओ रेड के साथ। ये देखिए हमने क्या देखा, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये मान लो केवल हुआ 30%, और यहां देख रहे हैं ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है कितना, बताओ 70%। और अगर इसको करा रहे हैं तो 100% हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अरे डीनेचर्ड मतलब क्या होता है ये पता नहीं है? डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, उसको अलग कर दो, तो डीनेचुरेशन कह देते हैं। जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इसको आप सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दो, सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड कहते हैं इसको। तो हमने डीएनए का क्या क्या पहले बताओ, डीनेचुरेशन कर दिया, एंड आफ्टर डीनेचुरेशन हमने हर एक डीएनए को एक दूसरे से मैच करा दिया, सिंगल स्ट्रैंड को। इसका इसका कराओगे तो 100% होगा, चूंकि तो सेम ही डीएनए का स्ट्रैंड है ये। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या कहा, इसका इसका कराओगे वापस तो ये मिल जाएगा पूरा का पूरा। अब आप इस ब्लैक का इस ब्लू के साथ कराओ, और इस ब्लैक का इस रेड के साथ कराओ। जब आपने इस ब्लैक का ब्लू के साथ कराया तो ये कितना हाइब्रिडाइज हुआ बताओ, 30%। और यहां कितना हो गया बताओ, 70%। क्या मतलब है इसका? ए जो है ये सी से ज्यादा नजदीक है इन रिस्पेक्ट टू बी। यस, यू आर वेरी राइट। ए एंड सी आर मोर रिलेटेड इन रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं इसको। लिख लो इसको आप, मेक दिस डायग्राम पूरा बना लो। यहां लिखो हाइब्रिडाइजेशन 30%, यहां लिखो 70%। और इसका इन्फ्लुएंस क्या निकला बताओ, रिजल्ट क्या निकला इसका? इसका रिजल्ट ये कहता है कि ए एंड सी आर मोर रिलेटेड इन रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो आप अलग अलग एनिमल्स के डीएनए को अगर आप हाइब्रिडाइज करा के देख सकते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसके कितनी सिमिलरिटी है। तो दूसरा तो ये हो गया, देखो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। फिर देखो थर्ड, देखिए थर्ड में देखो एक नाम आता है, एक टर्म आता है RFLP,
इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं इसको। ये तीसरा पार्ट है, देखिए इसका। ये समझ में आ गया आपको सबको? हाँ जी बच्चों, ये समझ में आ गया सबको कि क्या होता है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन से कैसे पता चलेगा आपको? अब यहां देखिए, एक और मैं लिख रहा हूं, थर्ड वन, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आरएफएलपी मेथड कहते हैं इसको। देखिए आरएफएलपी मेथड, ये क्या होता है देखो। देखो इसमें क्या होता है, शायद आपने पढ़ा होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। पढ़ा है आप लोगों ने? कुछ आइडिया है? ये पढ़ेंगे आप बायोटेक्नोलॉजी में। एक एंजाइम होता है, इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और ये जैसे मान लिखा हुआ है GAATC। ये एक सीक्वेंस है डीएनए का, 5 एंड 3 एंड का देखो। और जहां जहां ऐसा सीक्वेंस, जैसे मान लो ये आपका एक डीएनए का पूरा लेंथ दिया है, ये एक ऑर्गेनिज्म ए का डीएनए है, ये ऑर्गेनिज्म बी का डीएनए है, और ये ऑर्गेनिज्म सी का डीएनए है। अब डीएनए के इस सीक्वेंस में, डीएनए के इस लेंथ में कई सारे ये सीक्वेंस हो सकते हैं। इसमें GAATC आएगा। अब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम जहां जहां वो सीक्वेंस मिलेगा उसको ही कट कर देता है। तो अगर मान लो ये सीक्वेंस यहां पर, जैसे ये ए का देखा, हमने देखा ए में ये यहां कट हो रहा है, ये यहां कट हो रहा है, ठीक है। हमने यहां भी देखा कि यहां भी दो जगह कट हो रहा है, यहां पे कट हो रहा है, यहां पे कट हो रहा है। लेकिन हमने क्या देखा, सी में एक जगह, दो जगह और तीन जगह कट हो रहा है। एंजाइम वही है, सेम एंजाइम से आपने डीएनए के बड़े लेंथ को आपने क्या किया बताओ, फ्रेगमेंट किया उसको। और याद रखिएगा, ये जो एंजाइम होता है ना, जहां जहां वो ये सीक्वेंस मिलेगा उसको न्यूक्लियोटाइड का, वहां वो कट लगा देता है। तो अगर आप क्या देखेंगे कि आपने देखा एनिमल ए और बी में दो जगह ही कट बन रहा है, जबकि आप सी में देखिए ये तीन जगह कट बन रहा है, कहीं चार जगह भी हो सकता है, कहीं पांच जगह भी हो सकता है। तो ज्यादा कट होने का मतलब क्या है बताओ? अब देखो इसका मतलब ये समझ लीजिए आप, कहीं भी एक जगह पर ये डिफरेंस अगर आ गया, कहीं भी एक जगह पे डिफरेंस अगर आ गया, तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा, जैसे मान लो मैं कहूं कि यहाँ पर यहीं पे देख लीजिए, सपोज करो यहाँ पे मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो एक, यहाँ पर देखो चार हो गया, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे दो ही है। अभी याद रखिएगा, मैं थोड़ा उल्टा समझा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो एक जगह भी इसका न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो चेंज कर जाएगा, तो ये एंजाइम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो कट भी नहीं लगेगा वहां पर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे कंट्रोल मान रहे हैं, तो देखो यहाँ पर एक दो तीन चार पांच जगह ये सीक्वेंस मिला उसको और वो कट लगा दिया। नीचे में देखिए आप कि तीन जगह ये कट लग रहा है और यहाँ केवल दो जगह कट लग रहा है। मतलब ये है कि इसके डीएनए में काफी कुछ चेंज हो चुका है सीक्वेंस में, और चेंज होने का मतलब ये इससे बहुत ज्यादा क्या हो गया बताओ, अलग हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा फ्रेगमेंट का नंबर मैच करेगा, यहाँ पे पांच है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, और अगर मान लो एक और बनाता है मैं यहाँ पर डी, और यहाँ केवल एक जगह कट लगता, तो ये क्या कहता है, ए इज मोर क्लोजर टू बी देन सी, और सबसे दूर किससे बताओ, वो डी से कहते हैं इसको। एंड दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है इसको। सिमिलर, पॉलीमॉर्फिक मतलब बताओ एक जैसा सीक्वेंस कई जगह मिल रहा है। देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, दिस टर्म कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। देखो मैंने क्या कहा, ये एंजाइम होता है, देखो इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये एंजाइम होता है।
और ये एंजाइम आपके डीएनए को जहां जहां ये सीक्वेंस मिलेगा, देखो जैसे लिखा हुआ है GAATC, जैसे मान लो GAATC यहाँ मिला, यहाँ बीच में कुछ और होगा, फिर देखो मिल गया GAATC, यहाँ भी मिल गया उसको, फिर बीच में कुछ और आ गया, फिर यहाँ देखो मिल गया GAATC। तो बार बार ये रिपीट हो रहा है ना, और जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार कट लगाएगा वो। अगर मान लो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस ए के बदले यहाँ पे आ गया जी, तो ये अब कट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो देखो देखो यहाँ नंबर कम हो गया, और चेंज जो आता है सीक्वेंस में वो भी एक टाइम बॉन्ड एक्टिविटी होता है। मतलब ये अगर इसको आप एंसेस्टर मान रहे हैं तो ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, और ये इससे अलग है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो किया क्या जाता है, जैसे देखो, तो देखो मैंने क्या कहा, ए में 1 2 3 4 5 जगह कट लग रहा है, बी में कितनी जगह लगा बताओ, 3 जगह, सी में 2 जगह, और डी में केवल 1 जगह। मतलब ए और डी का डीएनए बहुत ज्यादा क्या हो चुका बताओ, अलग हो चुका है। ए इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम डी, क्योंकि वहां कट एक जगह ही लग रहा है डी में, बी में 3 जगह लग रहा है, सी में 2 जगह लग रहा है। इवोल्यूशन ये कहता है कि ए और बी ज्यादा रिलेटेड हैं इन रेस्पेक्ट टू सी, और ए और बी से अगर देखा जाए तो डी बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो चुका है। एंड दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है इसको। पता है इसमें क्या होता है कि एक और चीज बता दूं मैं तुम्हें क्या होता है, अभी पढ़ोगे बायोटेक वाले चैप्टर में, ये इसमें क्या होता है देखो, इसमें ना ये एक तरह का इसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का हमने डीएनए डाल दिया, देखो कट करके इसमें, जैसे इसमें बहुत सारा डीएनए डाल दो इसके अंदर कट करके, और यहाँ पर एक कंट्रोल चेंबर होता है। तो यहाँ पे देखा कि जो मान लो ये 5 किलो केबी का हमने एक सीक्वेंस बनाया हुआ है कंट्रोल में, तो यहाँ पे देखा हमने कि 1 2 3 4 5 आ रहा है, यहाँ पे केवल 3 आ रहा है, और यहाँ पे केवल 1 आ रहा है। ये है एक्चुअली क्या होता है कि डीएनए को कट करने के बाद उसका एक और टेक्निक है, उसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कि डीएनए जो कट हुआ है उस कट का नंबर कितना है। तो हमने देखो पहले डीएनए को कट कर दिया, हमें पता नहीं है कितनी जगह कट लगा है, तो एक मेथड है, इसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये पढ़ोगे बायोटेक वाले चैप्टर में, अभी समझ में नहीं आएगा बहुत ज्यादा आपको। इसमें क्या होता है, एक कंट्रोल चैम्बर होता है, देखो 5 केबी का, मतलब एक लेंथ, आप जिस लेंथ का सर्च कर रहे हैं आप, उसे हमने यहां डाल दिया। इसको कंट्रोल मतलब डीएनए का फ्रेगमेंट कहते हैं एक्चुअली। इसमें देखो मान लो इसमें ए का डाल दिया हमने, यहाँ पे 3 है तो ये हमने बी डाल दिया इसमें, और इसमें डी डाल दिया देखो हमने। तो डी का केवल एक लाइन दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब इसके सामने केवल 1 आ रहा है, इसके सामने यहाँ पे 5 आ रहा है, और इसके सामने केवल 3 आ रहा है। तो हमें पता चल जाता है कि कितनी बार कट लगा है उसमें, उस डीएनए के सीक्वेंस में। एंड दैट इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, जो डीएनए को कट करने के बाद अप्लाई किया जाता है इस मेथड में। समझ में आ गया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ ये? और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है ये पढ़ेंगे डिटेल से आप, जब मैं बताऊंगा आपको बायोटेक वाला पार्ट। अभी जस्ट मैंने एक रेफरेंस दिया है कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में कट करने के बाद ये 5 के लिए इसे कहा जाता है कंट्रोल फ्रेगमेंट कहते हैं इसको प्रोब कहते हैं, कंट्रोल प्रोब कहते हैं, प्रोब। मान लो ये डीएनए का जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, इसी का एक आर्टिफिशियल प्रोब बनाकर यहां डाल दिया जाता है। अब उसके सामने जो आएगा वो उसी का नंबर शो करता है, तो कितने नंबर में वहां पे आ रहा है। यहाँ पे लाइंस बन जाते हैं, देखो ये बैंड कहते हैं। 5 बन रहा है बैंड यहाँ पे 3 बन रहा है, और यहाँ पे 1 बन रहा है। प्रोब होता है वो प्रोब, कि जिस चीज को आप सर्च कर रहे हो उसका आर्टिफिशियल प्रोब तैयार कर लो पहले, उसको डाल दो कंट्रोल चेंबर में, और अब सर्च कीजिए कि उसके सामने कितने डीएनए का सीक्वेंस बन रहा है।
अरे लिखा है 5 केबी, केबी मतलब किलो बेस होता है, केबी मतलब किलो बेस, पढ़ा है ना, बेस नंबर, के बी, 4 केबी, 2 केबी, 3 केबी होता है ना। समझ में आ गया सबको? अरे हर बार 5 क्यों लेंगे, 4 ले लो, जैसा सर्च करना वैसा करते हैं। जिस तरह का आपने, आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर ये कितना बड़ा फ्रेगमेंट बन रहा है, उसी के हिसाब से हम कंट्रोल का वो लेते हैं। आ गया समझ में? चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लो, नंबर ऑफ equal fragments can be compared with the help of gel electrophoresis after cutting the DNA of different organisms with similar restriction endonuclease। इसको number of equal fragments can be compared with the help of gel electrophoresis after cutting the DNA of different organisms with similar restriction endonuclease। अब समझ में आ गया सबको? हाँ जी बच्चे, ये क्लियर है सबको अब? हाँ, और ये बहुत ज्यादा मैं बता देता हूँ, आपकी ओलंपियाड वगैरह में बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। और आपके जो बिल्कुल अच्छे वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको ओलंपियाड के लिए, उसमें ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं आपके लिए कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे कैसे आप डीएनए को कंपेयर करेंगे। चलिए, तो ये हो गया देखो थर्ड वन। अब एक और चीज देखिए, देखो इससे भी सबसे जो बढ़िया है वो है डीएनए सीक्वेंसिंग, या इसको कह सकते हैं आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग कहते हैं इसको। इसी को हम जीन मैपिंग भी कहा जाता है। सबसे एप्रोप्रिएट और सबसे आप कह सकते हैं ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है किसी भी फाइलोजेनी को रिलेट करने के लिए कि आप वही चीज अब देखो, आप ये पता है आपको कि जो डीएनए होता है इससे आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। आप अगर डीएनए को ही कंपेयर कर लें कि डीएनए का सीक्वेंस जो है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो कितना एक जैसा सीक्वेंस है, और ऑब्वियस सी बात है जो एनिमल जेनेटिकली सिमिलर होंगे उनका डीएनए का सीक्वेंस भी एक जैसा होगा, बट ऐसा तो केवल बहुत कम जगह पे होता है। मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, अदर स्पीसीज, फिर भी उनमें सिमिलरिटी है ना। तो आप डायरेक्टली क्या करो, डीएनए का सीक्वेंस पता करो, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है, कहीं पे लिखा हुआ है देखो ATTGCC ऐसा मान लिखा हुआ। हमने मान लिया ये एनिमल ए का है, हमने क्या देखा दूसरे में कि ए देखो ऐसे कहीं लिखा हुआ है ATTGCC और यहाँ जी हो गया, देखो एक चेंज आया। फिर देखो ATT यहाँ पे C, 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 यहाँ जी आ गया देखो।
तो यहां देखो, इसके कंपेयर में देखिए आप, दो जगह ये चेंज आ रहा है, देखो यहां भी चेंज आ गया, यहां भी चेंज आ गया, यहां केवल यहां चेंज आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में देखिए आप। कहने का मतलब ये हुआ कि ये और ये बहुत नजदीक के रिलेशन में है, जबकि ये पहले डाइवर्ट हो गया था। और ये भी मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस कहता है कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ये भी टाइम बॉन्ड चेंज है, इसे कोई एडेप्टेशन से मतलब नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूअस चेंज है जो आपके डीएनए में होते हैं। इसे कहते हैं, बताओ, चेंज, और इसे क्या कहते हैं बताओ? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूट हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से सब्स्टिट्यूट हो चुका है, एंड दिस इज कॉल्ड डीएनए सीक्वेंसिंग, कि आप दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को सीक्वेंस कर लो और आपको सब कहानी पता चल जाएगी इसमें। समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया ये। और मैंने पहले कहा कि मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस भी कहते हैं इसको, कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस का चेंज आता है ये टाइम बाउंड चेंज है, इसको इवोल्यूशन से मतलब नहीं है, ये टाइम बाउंड चेंज है और ये होता है, कॉन्टिन्यूसली होता है। फिर देखिए एक और चीज देखिए, और इस सीक्वेंसिंग में अगर देखा जाए तो याद रखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज मोर प्रेफर्ड कहते हैं देन न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है ना, अरे जेनेटिक्स पढ़ा आपने थोड़ा सा, न्यूक्लियोटाइड जानते हो? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को जीन कहा जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ए का, ये मान लो बी का है, और ये सी का लिखा हुआ देखो हमने। ए और बी में केवल एक जगह चेंज आ रहा है, देखो यहाँ सी, यहाँ पे जी है। यहाँ पर देखो इसके रिस्पेक्ट में दो जगह चेंज आ गया, यहाँ पे जी था, यहाँ पे सी आ गया। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस वेरी करेगा, इसका मतलब वो डाइवर्ज हो रहा है, वो पहले अलग हो गया दूसरे से। समझ में आ गया सबको? और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो सीक्वेंसिंग होता है ये ज्यादा एक एक्यूरेट आपको बताता है, ये ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो रेट ऑफ म्यूटेशन होता है ये 10 टाइम्स मोर होता है देन द न्यूक्लियर डीएनए। और ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस जो होता है, देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनहेरिटेंस होता है, माइटोकॉन्ड्रियल जो इनहेरिटेंस है ये मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर वगैरह नहीं होता। क्योंकि आप जानते हैं कि जब मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलते हैं तो मेल का माइटोकॉन्ड्रिया का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, जो फीमेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया है वही आपकी बॉडी में कैरी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का म्यूटेशन रेट ज्यादा होता है, और ये मैटरनल इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं इसको। तो ये आपको बहुत जल्दी, अगर आप एक ग्रुप में 10 एनिमल को कंपेयर कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का वेरिएशंस देखकर आप बहुत जल्दी पता कर सकते हो कि कितना ज्यादा कौन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इन रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का सीक्वेंसिंग ज्यादा आपको एग्जैक्ट आइडिया बताएगा कि हाउ टू मेक अ ट्री ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग इन ए पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, दो रीजन है इसके, वन इज कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस और इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि मेल के स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया जाइगोट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता,
जो भी आपकी बॉडी का भी जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया मदर के बॉडी से आया है, और उस माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई चेंज आएगा तो चेंज का कारण केवल म्यूटेशन होगा, और ये म्यूटेशन का रेट न्यूक्लियर डीएनए के म्यूटेशन के रेट से ज्यादा होता है। कैसे बताओ? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। समझ में आ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? तो न्यूक्लियर डीएनए से ज्यादा बढ़िया क्या है बताओ? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनहेरिटेंस होता है वो पैटर्नल नहीं है, वो एक ही, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर वगैरह नहीं होगा ना। अगर इसमें चेंज आएगा तो चेंज का एक ही कारण होगा, म्यूटेशन, और म्यूटेशन का रेट यहां ज्यादा फास्ट है। न्यूक्लियर डीएनए बहुत स्लो चेंज करते हैं, बहुत स्लो, तो शायद आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट ना मिले इसमें। ऑब्वियसली बात है, म्यूटेशन ज्यादा होगा तो चेंज भी ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। और रेट अगर ज्यादा है तो आपको वेरिएशन ज्यादा मिलेगा ना। अगर म्यूटेशन का रेट ज्यादा है तो एक ही पॉपुलेशन में आपको बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा, और सबको आप कंपेयर कर सकते हो आप इसमें। तो ये याद रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को प्रेफर किया जाता है इसमें। चलिए आगे देखिए अब यहाँ पर। और देखो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, देखो, और वो होता है क्या, देखो, एक टर्म यूज करते हैं, सेरम प्रेसिपिटेटिंग टेस्ट कहा जाता है। ये भी एक बायोकेमिकल एविडेंस का ही प्रूफ है, सेरम प्रेसिपिटेटिंग टेस्ट। यस, न्यूक्लियर डीएनए का म्यूटेशन का रेट बहुत कम होता है, बहुत स्लो होता है। तो इतना ज्यादा स्लो होगा तो आप बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपको वेरिएशन बता देगा। समझ में आ गया? तो जितना वेरिएशन कम होगा उतनी सिमिलैरिटी होगी, जितना वेरिएशन ज्यादा होगा उतना डाइवर्जेंस बहुत पहले हो गया होगा। यहाँ देखिए अब, दिस टर्म कॉल्ड सेरम प्रेसिपिटेटिंग टेस्ट, वो क्या होता है देखो, ये लिख लिया। और ये आपके गाइड में, एबीसीडी गाइड में क्वेश्चन कहीं है ये इस तरह का कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज प्रेफर्ड, और इसका आंसर यही है कि इसमें म्यूटेशन का रेट ज्यादा होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, इसे मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। आपकी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 100% मदर से आपकी बॉडी को मिला है, फादर के क्रोमोसोम्स का या फादर के बॉडी का माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर नहीं होता आपने। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो, लेट्स सी सेरम प्रेसिपिटेटिंग टेस्ट, ये क्या है देखिए। जैसे मान लो, ये देखो, ये समझ में आ गया आपको कि ये एक इंसान है। आपको क्या करना है, इस आदमी का ब्लड निकालिए, पहले खून निकाल लिया, देखो हमने इसका देखो ब्लड निकाल लिया हमने, और ब्लड को बाहर छोड़ दिया क्लॉट करने के लिए। तो देखो ये बाहर क्या हुआ, क्लॉट बन गया इसका। अब इस क्लॉट को यहां से आप हटा दीजिए, और क्लॉट का रिमूवल कर दिया हमने इसको। अब जो बचा ये आपका सीरम है, और इस सीरम में कुछ ना कुछ एंटीजन होगा। क्लॉट का व्हाट इज सीरम? ब्लड प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया हमने, जो नीचे बचा वो सीरम होता है ना। हाँ जी, अब यहाँ देखिए, अब क्या करो आप, जैसे मान लो ये एक हमने बनाया रैबिट का बॉडी, ये रैबिट है, आप इस सीरम को यहां डाल दीजिए। यहां हमने क्या डाला, ह्यूमन सीरम। और आपको पता है कि अब इस सीरम के अगेंस्ट, क्योंकि ये एंटीजन बन गया यहाँ पर, देखो ये तो एंटीजन हो गया ना इसके लिए, तो रैबिट क्या बनाएगा देखो अब यहाँ पर,
रैबिट तैयार करेगा उस सेरम के अगेंस्ट एंटी बॉडी। ये एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बना लेता है। ये रैबिट ने बनाया, देखो, एंटीबॉडी फॉर्म्ड बाय रैबिट इन हिज ब्लड। ये तैयार हो गया। अब क्या करो आप, अब आप रैबिट के ब्लड को बाहर निकालिए। ये कैसे, ये रैबिट ब्लड है और इसके ब्लड को जब बाहर निकालोगे आप, देखो ये रैबिट का ब्लड हमने बाहर निकाला, तो फिर इसका भी ब्लड क्लॉट करेगा। देखो यहां क्लॉट हो गया, ये भी ब्लड क्लॉट कर जाएगा। अब ये क्लॉट यहां से हटा दो, क्लॉट रिमूवल कर दिया हमने वहां पर, देखो इसको। अब जो बनेगा, देखो ये जो अब इसमें अवेलेबल है, ये हो गया अब कंप्लीट एंटी सेरम ऑफ ह्यूमंस। अभी समझ में आया आपको क्या क्या कह रहा हूं मैं, आप बताओ। क्योंकि जब क्लॉट हट गया यहां से, तो अब ये नीचे जो बचा है, ये तो इसके अगेंस्ट ही बनाया था इसने ना। तो ये क्या बताओ, एंटी सेरम कह दिया आपने। ये किसके लिए है बनाओ, ये ह्यूमंस के सेरम का एंटी सेरम है। क्लियर सबको, ये चीज समझ में आ गया। अब यहां देखिए, अब क्या करो आप, अब आप अलग अलग, जैसे देखो एक ब्लड सैंपल है, दूसरा ब्लड सैंपल है, तीसरा ब्लड सैंपल है और चौथा ब्लड सैंपल। एक में क्या करो आप, देखिए ये मान लो ह्यूमंस ब्लड है, एक में आप अब वापस, जैसे मान लो हमने चिंपैंजी का ले लिया, एक में ले लिया हमने रियसस मंकी का ले लिया, और एक में आपने मान लो डॉग का ब्लड ले लिया। और सब में क्या करो, इस एंटी सेरम को डालो, यहां डालो, यहां डालो, यहां डालो और यहां डालो। अब ये तो पूरा इसी का होता है, तो 100% ये प्रेसिपिटेट करेगा, देखो कंप्लीट। यहां क्या हुआ, 100% प्रेसिपिटेशन। आप देखिए चिंपैंजी में चलो बहुत नजदीक है, बट फिर कुछ ना कुछ, अगर मान लो यहां पर 98% प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रियसस मंकी में ये हुआ केवल 90%, और यहां ये हो रहा है केवल देखो 50%। तो ये क्या इंडिकेट करता है बताओ, ये इंडिकेट कर रहा है, इसे वो कहते हैं सेरम प्रेसिपिटेशन टेस्ट कहते हैं। जितना ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, उसका प्रोटीन उतना ज्यादा सिमिलर होगा। एंड सिमिलरिटी ऑफ प्रोटीन्स अगर पता चल जाए आपको, तो ये भी एक अच्छा मेथड है कि आप एक एनिमल के एंसेस्ट्री को आप दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। आपने एंटी सेरम इसका लिया हुआ है, अब देखो ये अलग अलग ब्लड सैंपल लिया आपने। अरे रियसस मंकी है, आरएन का मतलब रेशस मंकी, कुत्ता, चिंपैंजी, आप ये आपका ब्लड है, ये चिंपैंजी का ब्लड है, ये रेसस मंकी का ब्लड है और ये कुत्ते का ब्लड है। तो कुत्ते के ब्लड का प्रोटीन तो अलग होगा ना। सबने आपने सबका ब्लड सैंपल अलग लिया है, और उसमें आप ये जो आपने एंटी सेरम बनाया है ह्यूमंस का, वो डालिए। आदमी में डाला तो पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट करेगा, क्योंकि सेरम और एंटी सेरम मैच करेगा पूरा का पूरा। चिंपैंजी में देखो 98% मैच कर रहा है, ये बहुत नजदीक है आपसे। रीसस मंकी में केवल 90% मैच हुआ, तो इसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा दूर हो गया। और डॉग में कितना हो बताओ, केवल 50%। मोर प्रेसिपिटेशन मीन्स मोर सिमिलैरिटी, लेस प्रेसिपिटेशन मीन्स प्रोटीन्स आर लेस सिमिलर, इट मीन्स दे आर मोर डिस्टेंट। समझ आ गया आप लोगों को। हाँ जी। और इसे कहते हैं सेरम प्रेसिपिटीन टेस्ट। पूरा मैं फिर से बता दूं क्या हुआ, देखिए ये आदमी है एबीसीडी वॉट, इस आदमी का ब्लड निकाला हमने बाहर। तो आप जानते हैं ब्लड की खासियत क्या होती है, कोगुलेट कर जाता, क्लॉट कर जाता है। तो जैसे वो क्लॉट हो गया, उसके क्लॉट को हटा दिया हमने,
रिमूव कर दिया, तो केवल क्या नीचे बचा, वो जो थोड़ा पतला लिक्विड बचता है उसे सेरम कहते हैं। इस सेरम में कुछ ना कुछ एंटीजन होगा, इस सेरम को डालिए रैबिट के बॉडी के अंदर, तो ह्यूमन सेरम के अगेंस्ट रैबिट क्या बनाएगा बताओ, एंटीबॉडी बनाएगा ना। अब आप रैबिट के ब्लड को बाहर निकालो और उसके ब्लड को क्लॉट होने दो, अब उसका क्लॉटिंग फैक्टर भी हटा दीजिए यहां से, तो जो नीचे बचेगा ये ब्लू वाला पार्ट, ये क्या होगा, एंटी सेरम ऑफ ह्यूमन बचेगा। देखो इसमें अब आप क्या करें, 4 सैंपल लिया आपने, एक में ह्यूमंस का ब्लड लिया आपने, एक में आपने चिंपैंजी का लिया है, रिसस मंकी का लिया और कुत्ते का लिया है। हमने क्या देखा कि प्रोटीन जितना ज्यादा सिमिलर होगा, सेरम एंटी सेरम उतना रिएक्ट करेगा। तो ये तो 100% रिएक्ट कर गया, देखो क्योंकि आदमी का ही ब्लड है ये, तो 100% प्रेसिपिटेशन लिखा जाता है। चिंपैंजी का प्रोटीन कुछ डिफर करेगा क्योंकि कुछ जेनेटिक्स तो अलग है उनके, तो ये देखो 98% हो गया मान लो। यहां कितना हो गया बताओ, रेसस मंकी में 90% और कुत्ते में केवल कितना बताओ, 50% है। मतलब कुत्ते के ब्लड का जो प्रोटीन है वो आपके प्रोटीन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, एंड मोर डिफरेंस मीन्स दे आर मोर डिस्टिंक्ट, दे आर मोर फार फ्रॉम ईच अदर। उनके एंसेस्टर्स बहुत पहले डाइवर्स कर गए होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड सेरम प्रेसिपिटीन टेस्ट कहते हैं इसको। समझ में आ गया। और देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके गाइड में, ओलंपियाड में अक्सर पूछे जाते हैं, ऑल्दो एनसीईआरटी में दूर दूर तक इसके बारे में किसी तरह का कोई चर्चा नहीं है। तो ये मत सोचिएगा सर ये पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है, हमारे तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है, ये सब उलूल पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है ना। ये आपके ओलंपियाड के लिए भी, और जो भी थोड़े अच्छे ढंग के क्वेश्चन आपको गाइड में मिलेंगे, तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा शायद आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। फिर समझ में आ गया। तो ये हमने आज एंड किया एविडेंसेस। क्या एंड किया बताओ, अच्छा मजा आ रहा है तो डांस करो फिर। हाँ भाई मौज, मोहित भाई मजा आ रहा है तो डांस वांस करो यार, क्या कितना पढ़ाई करोगे। मैंने देखा है कि बच्चों का जब छोटे बच्चों का जो क्लास होता है ऑनलाइन, उसमें एक क्लास डांस क्लास भी होता है, 9 से 2 का क्लास होता है, उसमें आधे घंटे का डांस क्लास भी होता है। तो डांस क्लास में बच्चे सब डांस करते हैं, मैडम भी उनमें होती हैं, मैडम भी डांस करती हैं, बच्चे भी डांस करते हैं। मुझे तो डांस आता नहीं है, तुम लोग डांस करो, मैं भी जरा देख लूं फिर। वैसे तो जितेंद्र सर ने वीडियो सब ऑफ किया हुआ है, देखो ये डांस करने के लिए पहुंच गया हर से। ठीक है, तो रिलैक्स करने के लिए अच्छा होता है, कभी कभी डांस कर लिया करो कभी। अरे सीमेन नहीं है, एंटी सेरम है भाई, ये लो सीमेन आ गया इसमें, क्या क्या समझ लेते तुम लोग भाई। अरे सीमेन नहीं है, सेरम है वो, सेरम। सेरम जब आपके ब्लड से निकला वो सेरम है, और जो रैबिट से निकला वो एंटी सेरम है। क्या समझ में आ गया मैंने क्या कहा, कि जो आपके ब्लड से निकला क्लॉटिंग हटाने के बाद वो सेरम है। अब ये सेरम जहां पे जाएगा वो एनिमल उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, तो उसको एंटी सेरम कह देते हैं। वाई सर एंटी सेरम ऑफ ह्यूमन, अच्छी ये लो, मतलब गधे का ब्लड थोड़ी डाला इसमें, रैबिट में आदमी का ब्लड यहां डाला है ना, और आदमी को कंपेयर करना है दूसरे एनिमल के साथ। आप गधे का डाल दीजिए, क्या दिक्कत है कि इस, ये देखो ये आदमी ने गधे का ब्लड लिया, गधे का ब्लड ले लो, इस गधे के ब्लड को अब आप क्लॉट कराइए और वो डाल दो इसके अंदर रैबिट में, तो रैबिट क्या तैयार करेगा, एंटी सेरम अगेंस्ट सेरम ऑफ गधा। समझ में आ गया। फिर इसे बाहर निकाल लो और कंपेयर करो गधे के साथ, यहाँ गधे का ब्लड ले लो, यहाँ आदमी का ब्लड ले लो, यहाँ पे चिंपैंजी का ले लो, यहाँ डॉग का ले लो, फिर कंपेयर देख गधे का कौन कितना ज्यादा नजदीकी है। तो जिस एनिमल को हमें देखना है, जिसको कंपेयर करना है, उसका आप सेरम लीजिए। समझ में आ गया।
चलिए, तो होपफुली ये खत्म हो गया कहानी आपका, और अब मैं आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और अब ये थ्योरी मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। एक चीज हमने आज एविडेंस पूरा कर लिया, बहुत बड़ी बात है। अब हम क्या टू मच नहीं हुआ? अरे नॉट टू मच सर, मतलब व्हाट नॉट टू मच, क्या मतलब है इसका? ज्यादा पढ़ोगे तो ओवरफ्लो करने लगेगा, ठीक है? आराम से पढ़ते रहो और टेंशन मत लीजिए। 30 सितंबर के पहले, फिजिक्स केमिस्ट्री के फार फार पहले बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस खत्म हो। अब फिर वही वाई एंटी सेरम, अरे ये तो एंटी सेरम यहां है ना, अब इस एंटी सेरम को हम सेरम से मैच कर रहे हैं, सेरम एंटी सेरम रिएक्ट करेगा ना। जिस एनिमल का प्रोटीन जितना ज्यादा सिमिलर होगा उतना ज्यादा प्रेसिपिटेट कर जाएगा वो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं अदिति? देखो ये रैबिट ने अपने बॉडी में एंटीबॉडी बनाया, वो एंटीबॉडी तो इसके अगेंस्ट ही बनाया ना। ये जो आप देख रहे हो ये ब्लड यहाँ आ चुका है, ये एंटी सेरम है किसका? ह्यूमंस का, जो रैबिट ने बनाया है। अब उस एंटी सेरम को आप डालिए ह्यूमंस के ब्लड में, ये सेरम है देखो यहाँ पर। चलिए ठीक है फिर।